नमस्कार, कैसे हैं आप सभी लोग। फिक्र आपकी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। फिक्र है अगले कुछ घंटों की, क्योंकि बहुत कुछ बड़ा होने वाला है। हम बात कर रहे हैं ईरान की। ग्लोबल फिक्र ईरान की है, क्योंकि ट्रंप सिचुएशन रूम में जाने वाले हैं। तेहरान पर अटैक कैसे करना है, कब करना है, इसका वो सीक्रेट ब्लूप्रिंट देख सकते हैं। अमेरिका को तेहरान क्या जवाब देगा, इसके संकेत आज IRGC ने दे दिए। ईरान की धमकी यह है कि वो ओमान की खाड़ी में अमेरिकी जहाजों का कब्रिस्तान बना देगा। ट्रंप की लेटेस्ट कयामत वाली धमकी का असर पूरी दुनिया पर दिखा है। आज ही ग्लोबल मार्केट सिर के बल गिरा है और भारत में रुपये का नया पाताल लोक दिखा है। सवाल यह है कि क्या महामंदी आने वाली है? क्या दुनिया में आर्थिक भूकंप के खलनायक बन चुके हैं ट्रंप? और पाकिस्तान के लाहौर में अचानक 9 जगहों के मुस्लिम नाम क्यों बदल दिए गए? वहां इस्लामपुरा का नाम कृष्णनगर और मुस्तफाबाद का नाम धर्मपुरा क्यों रखा गया? इसके अलावा बकरीद से पहले पशुओं पर छिड़ी नई सियासत दिखाएंगे। वहां बीजेपी विधायक ने मवेशियों का बर्थ सर्टिफिकेट मांगा तो टीएमसी से जोरदार सियासी टक्कर हो गई। लेकिन शुरुआत अमेरिका ईरान के बीच महायुद्ध वाले तनाव से करते हैं। इस वक्त पहली बड़ी खबर आ रही है, ब्रेकिंग न्यूज। कुछ घंटों बाद प्रेसिडेंट ट्रंप की अहम बैठक। सिचुएशन रूम में जाएंगे ट्रंप। बैठक में मौजूद रहेगी राष्ट्रीय सुरक्षा टीम। के साथ होगी बड़ी मीटिंग। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, हमले से जुड़ी सैन्य योजनाओं को देखेंगे। ट्रंप अटैक प्लान शेयर कर सकते हैं सैन्य अधिकारी। ईरान पर यूएस में होगी हाई लेवल मीटिंग। इन दोनों बड़ी खबरों से खाड़ी की ग्लोबल फिक्र बहुत बढ़ चुकी है। खासकर ईरान को लेकर वॉर टेंशन अब बहुत ज्यादा हाई है। सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या ट्रंप ईरान पर हमले का आदेश देने वाले हैं? क्या खाड़ी में फिर से अमेरिका ईरान में जंग छिड़ेगी? सिचुएशन रूम में जाने से पहले ट्रंप ने आज यह क्यों कहा कि समय तेजी से बीत रहा है? ट्रंप की सबसे नई धमकी को डिकोड करने से पहले पेंटागन में क्या चल रहा है, जब आप ये जानेंगे तो यह आशंका यकीन में बदल जाएगी कि ईरान पर अटैक किसी भी क्षण हो सकता है। इस वक्त बड़ी खबर यह आ रही है कि पेंटागन ने नई लिस्ट तैयार कर ली है। ईरान पर हमले के टारगेट वाली लिस्ट तैयार की गई है। CNN की रिपोर्ट में यह बड़ा दावा किया गया है। ट्रंप जब सिचुएशन रूम में पेंटागन का जो ब्लूप्रिंट है वो देखेंगे, वही टारगेट की नई लिस्ट होगी। इसके मुताबिक ध्यान से देखेगा, नई स्ट्राइक में टारगेट पर होंगे ईरान के अहम ठिकाने। ईरान के महत्वपूर्ण वित्तीय और सैन्य अड्डों पर स्ट्राइक हो सकती है। होर्मुज के पास के ठिकाने अमेरिका के बड़े लक्ष्य होंगे। ईरान के परमाणु ठिकानों पर भी अमेरिका हमले कर सकता है। ईरान के ऊर्जा रसद केंद्र पर भी इस बार अमेरिका के ये प्राइम टारगेट हो सकते हैं। पिछली बार की तरह इस बार भी अमेरिका और इजराइल ईरान के विरुद्ध जॉइंट ऑपरेशन चला सकते हैं। अमेरिका ने 2-3 दिन पहले अपने नए ऑपरेशन का नाम भी दुनिया को बता दिया था। मार्च में चलाए गए ऑपरेशन का नाम एपिक फ्यूरी रखा गया था। इस बार जो ऑपरेशन चलाया जाएगा उसका नाम होगा स्लेजहैमर। इसके अलावा कहा जा रहा है कि ट्रंप प्रोजेक्ट फ्रीडम को दोबारा शुरू करने पर विचार कर सकते हैं। वैसे ट्रंप ने इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू से फोन पर बातचीत की है। नई रणनीति पर चर्चा की खबर है। इस बीच नेतन्याहू ने कहा है कि इजराइल की सेना पूरी तरह से तैयार है। नेतन्याहू के लेटेस्ट बयान से लगता है कि इजरायली फोर्स को ट्रंप से फाइनल ऑर्डर मिलने का इंतजार है। इस सब के बीच में कई डेवलपमेंट्स हो रहे हैं। ट्रंप से बात करने के बाद नेतन्याहू ने एक इमरजेंसी बैठक बुलाई है। इस बैठक में विदेश, रक्षा, वित्त और राष्ट्रीय सुरक्षा मंत्री शामिल है। डेफिनेटली ईरान के मुद्दे पर है। इस बैठक में इजराइल की सुरक्षा तैयारियों पर बड़ा फैसला संभव है। लेकिन अब यहां पर 3 टाइम फ्रेम पर गौर करना जरूरी है। पहली 24 घंटे, दूसरी है 48 घंटे और तीसरी टाइम फ्रेम जो है वो है 72 घंटे। ध्यान से देखिएगा, 24 घंटे के अंदर ट्रंप अपनी सिक्योरिटी टीम के साथ एक अहम बैठक करेंगे। 48 घंटे में वो अमेरिकी सेना को अमेरिकी जो सेना है वो दुनिया को अपनी परमाणु ताकत दिखाएगी। न्यूक्लियर ICBM मिनटमैन 3 का टेस्ट किया जाएगा। और 72 घंटे की टाइमिंग की बात करें तो क्या होने वाला है, तो पिछली बार जब अमेरिका ने हमला किया था उससे ठीक 72 घंटे पहले अमेरिका ने पश्चिम एशिया में अपनी भारी तैनाती पूरी कर ली थी। इस बार भी दावा है कि हमले से जुड़ी सारी तैनाती पूरी है। सेंटकॉम ने तो बाकायदा यह भी कहा है कि वो आदेश के इंतजार में है। तो क्या 72 घंटे बाद ईरान पर फिर से हमला होगा? इस बीच अमेरिका के राष्ट्रपति ने आज न सिर्फ ईरान पर चौतरफा हमले से जुड़ा एक मैप शेयर किया है, जिसमें ईरान पर चारों दिशाओं से अटैक होते हुए दिखाया गया है। यहां तक कि ट्रंप ने इस मैप का पूरा मिडिल ईस्ट का जो कलर है वो अमेरिकन फ्लैग से कर दिया है।
इसका मतलब क्या है कि पूरा पश्चिम एशिया अमेरिका के साथ है। खैर, ट्रंप ने ईरान की टॉप लीडरशिप को बैक टू बैक धमकियां भी दी हैं। पश्चिम एशिया में जो हो रहा है उससे ईरान को डरना चाहिए। ईरान के लिए समय तेजी से खत्म हो रहा है, वो जल्दी समझौता करे वरना कुछ नहीं बचेगा। जानकार मान रहे हैं कि ट्रंप इस बार ईरान को लेकर कोई गलती नहीं करना चाहते। ईरान ने समझौता जल्द नहीं किया तो तेहरान में तबाही का खाका तैयार कर लिया गया। बात जहां तक समझौते की है तो ईरान ने आज कहा कि पाकिस्तान के जरिए अमेरिका से बातचीत जारी है। उधर अमेरिका ने ईरान के प्रस्ताव को ठुकराते हुए अपनी 5 शर्तें थोप दी हैं। अमेरिकी शर्तों से ईरान की शर्तें टकराकर बारूदी चिंगारी को भड़का सकती हैं। ईरान ने कहा था कि अमेरिका उसे हमले में हुए नुकसान की भरपाई करे। जवाब में ट्रंप प्रशासन ने अब कहा है कि बमबारी से हुए नुकसान का वो कोई मुआवजा नहीं देगा। ईरान ने कहा था कि वो यूरेनियम को लेकर अमेरिका से समझौता नहीं करेगा। जब अमेरिका नई शर्तों में ईरान से उसके 440 किलोग्राम एनरिच यूरेनियम मांगा, अमेरिका ने इसके साथ ही ईरान में सिर्फ एक परमाणु प्लांट चलाए रखने की इजाजत दी है। ईरान की फ्रीज हुई विदेशी संपत्तियों में से 25% से ज्यादा रकम वो जारी नहीं करेगा, जबकि ईरान पूरी फ्रीज संपत्ति को वापस चाहता है। और वाशिंगटन यह भी चाहता है कि लेबनान समेत सभी मोर्चों पर युद्ध खत्म करने का मुद्दा बातचीत के जरिए हल किया जाए। वैसे आपको बता दें कि इनमें से ज्यादातर शर्तें ईरान को नामंजूर हो सकती हैं। तो सवाल फिर वही है, खाड़ी में क्या होने वाला है? इसे आप अमेरिकी सेना की तैयारियों से समझ सकते हैं। लेकिन उससे पहले आपको एक बात बताना बहुत जरूरी है। हमारी सहयोगी सुमेरा खान जब ईरान गई तो उन्होंने क्या देखा? उन्होंने देखा कि लेबनान के अंदर, ईरान के अंदर लेबनान के झंडे लगे हैं कई जगह, बल्कि यह कहा जाए ज्यादातर जगह। इसका मतलब है ईरान और लेबनान साथ है। इसका मतलब है कि अगर लेबनान पर हमले चल रहे हैं जो कि इजराइल कर रहा है, जो सीजफायर तोड़ा जा रहा है, इसका मतलब ईरान की जो पहली शर्त थी वो अमेरिका और इजराइल ने नहीं मानी है। खैर, अब तैयारियों की बात करते हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट है कि अमेरिका इजराइल के अधिकारी युद्ध विराम के बाद से अपने सबसे गहन सेना तैयारियां कर रहे हैं। इस आशंका के बीच कि ईरान पर हमले इसी सप्ताह फिर से शुरू हो सकते हैं। अमेरिकी नेवी के 2 एयरक्राफ्ट कैरियर 5th फ्लीट में तैनात हैं। यूएसएस बुश और यूएसएस लिंकन पश्चिमी एशिया में सक्रिय हैं। इनके अलावा यूएसएस रूजवेल्ट जल्द लिंकन की जगह ले सकता है। वहीं पश्चिम एशिया में अमेरिकी बेस पर हलचल बहुत बढ़ गई है। C-17 और C-5 विमान से सैनिकों की भारी तैनाती की खबरें। ईरान से टेंशन के बीच हथियारों की भारी सप्लाई की गई है और पश्चिम एशिया में अमेरिकी सेना का एयरलिफ्ट हुआ है। अमेरिकी एयरफोर्स के कई विमान जो है वो बेस पर लौटे हैं। एयर मैप पर अमेरिकी विमानों की वापसी ट्रैक हुई है। हमले से पहले एयरलिफ्ट की अमेरिकी रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। यह भी कहा जा रहा है कि 50,000 सैनिकों के जरिए ईरान में ग्राउंड ऑपरेशन भी हो सकता है। वैसे ट्रंप खुद हमले की शुरुआत से पहले यूएई को भी ईरान के विरुद्ध भड़का रहे हैं। ऐसी रिपोर्ट छप रही है जिसमें कहा गया कि ट्रंप प्रशासन यूएई को भड़का रहा है। यूएई के टॉप अधिकारियों से कहा गया है कि ईरान से उसका एक अहम द्वीप छीन लें। अबू धाबी ईरान के लवान द्वीप पर कब्जा कर लें। ट्रंप ऐसा क्यों चाहते हैं तो इसके पीछे उनका मतलब छिपा है। वो युद्ध में यूएई की डायरेक्ट एंट्री करवाकर अमेरिकी सैनिकों को सीधे लड़ाई के मैदान में उतारने से बचना चाहते हैं। वैसे आज यूएई पर एक अदृश्य ड्रोन हमला भी हुआ है जिससे खाड़ी में दहशत बढ़ गई है। हुआ यह है कि यूएई में एक महत्वपूर्ण बराक न्यूक्लियर प्लांट है, उसके बहुत करीब आज सुबह अचानक ड्रोन से धमाकों की गूंज सुनाई दी गई। यूएई ने इसके बाद ग्रेव कंसर्न नोटिस जारी किया है। यह भी दावा किया है कि ये ड्रोन सऊदी के रास्ते आए थे। सऊदी बॉर्डर से यूएई का ये न्यूक्लियर प्लांट महज 50 किलोमीटर ही दूर है। यूएई में सऊदी की मिलीभगत पर भी शक की सुई घूम रही है। आईएईए ने भी न्यूक्लियर प्लांट के पास हमले को लेकर चिंता जताई है। आईएईए ने कहा है कि न्यूक्लियर सेफ्टी को खतरा नामंजूर है, लेकिन सवाल यह है कि ये ड्रोन अटैक किया किसने? ईरान ने इसकी जिम्मेदारी नहीं ली है। अमूमन यूएई में पिछली बार जितने हमले हुए थे उसकी जिम्मेदारी तेहरान ने सामने से आकर ली थी, जिसके बाद कई थ्योरी जो है वो सामने आ रही हैं। देखिए, पहली थ्योरी, ईरान ने हमले के लिए सऊदी अरब के एयर स्पेस का इस्तेमाल किया। थ्योरी नंबर 2, सऊदी ने ईरान को अपने एयर स्पेस के इस्तेमाल की मुख्य सहमति दी। थ्योरी नंबर 3, खुद सऊदी अरब ने यूएई पर यह ड्रोन अटैक किया है। थ्योरी नंबर 4, यूएई को अलग थलग करने के लिए ईरान सऊदी के बीच अंडर द टेबल डील हुई है, ये एक्सपर्ट्स का कहना है। थ्योरी नंबर 5, ईरान से सीधे समुद्र के रास्ते आने पर ड्रोन के पकड़े जाने का खतरा था। थ्योरी नंबर 6, सऊदी के रास्ते आने पर अचानक और बेहद कम दूरी से हमला मुमकिन है। वैसे
ये टाइमिंग बेहद अजीब है। एक तरफ ट्रंप प्रशासन ने यूएई को ईरान के खिलाफ भड़काया है और ठीक उसी समय के आसपास देखिए यूएई के न्यूक्लियर प्लांट के पास हमला हो गया। क्या यूएई को इस युद्ध में घसीटने की कोई योजना बन रही है? क्योंकि आज ही ईरानी सुरक्षा समिति के सदस्य अली खेजरियान ने यूएई को एक चेतावनी दी है। उन्होंने कहा है कि यूएई को ईरानी सेना नरक बना देगी, यूएई को अमेरिका अकेला छोड़ देगा, युद्ध खत्म होते ही यूएई नरक में तड़पेगा। आईआरजीसी के पूर्व कमांडर मोहसिन रजाई ने भी यूएई को धमकी दी है, कहा है कि ईरान के सब्र की सीमा खत्म हो रही है, यूएई सबसे पहले अपना पक्ष चुने। वहीं ईरानी सुप्रीम लीडर के सैन्य सलाहकार ने डायरेक्ट अमेरिका को वार्निंग दी है। उन्होंने कहा है कि अमेरिकी सेना के लिए ओमान की खाड़ी को कब्रिस्तान बना देंगे, अमेरिकी नौसेना पीछे हटे नहीं तो अमेरिकी जहाजों को डुबो देंगे। ईरान की ये धमकियां जुबानी जमा खर्च नहीं दिखती। ईरान होर्मुज के समंदर में सैन्य तैयारी भी जबरदस्त तरीके से कर रहा है। होर्मुज में नई सबमरीन फोर्स तैनात की गई है। 20 से ज्यादा ईरानी सबमरीन होर्मुज में मौजूद हैं। सभी सबमरीन टॉर्पीडो से लैस हैं। इनके अलावा अमेरिकी दुस्साहस को जवाब देने के लिए ईरान की मिसाइल फोर्स भी रेडी है। ईरान के ड्रोन लॉन्चर्स को भी एक्टिव किया गया है। आप कह सकते हैं कि ईरान की तीनों सेनाएं इस वक्त हाई अलर्ट पर हैं। अब आप दोनों पक्षों की तरफ से जुबानी फायरिंग भी सुनिए। आपको ईरान की तैयारी और तेवर को कुछ तस्वीरों के जरिए बताते हैं। अमेरिका ईरान पर अटैक की प्लानिंग कर रहा है, ग्राउंड ऑपरेशन करने पर अपने अधिकारियों के साथ विचार कर रहा है। वहीं ईरान में शहर शहर AK-47 वाली तैयारी हो रही है। ईरान में अमेरिका और इजराइल से तनाव के बीच अपने देश के नागरिकों को हथियार चलाने की ट्रेनिंग देने शुरू कर दिया है। ईरान की सरकारी मीडिया ने इसका एक वीडियो साझा किया है, जिसमें देश भर की मस्जिदों में पुरुष, महिलाएं, युवा और किशोर हल्के हथियार चलाने की ट्रेनिंग ले रहे हैं। इसे देश की रक्षा के लिए जनता की तैयारियों का हिस्सा बताया गया है, जिसमें 3 करोड़ 10 लाख अपना रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं। ईरान की सरकारी मीडिया के अनुसार इसे जान फिदा बराए ईरान ऑपरेशन से जोड़ा गया है। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य इस्लामी गणराज्य के समर्थन में लोगों को एकजुट करना। महिलाओं को बंदूक चलाने की ट्रेनिंग दी जा रही है। कई मस्जिदों को ट्रेनिंग सेंटर के रूप में तब्दील कर दिया गया है। बड़ी बात यह है कि ईरान के लोग भी जोश के साथ इसमें हिस्सा ले रहे हैं। लेकिन इसमें बड़ा सवाल क्या है? इसमें पहला सवाल यह है कि क्या ईरान के पास ऐसी कोई इंटेल है कि ग्राउंड ऑपरेशन होने वाला है? दूसरा सवाल, क्या ईरान इस युद्ध में अब खुद अपनी थल सेना का इस्तेमाल पश्चिम एशिया के देशों में करने वाला है? ये दो बहुत महत्वपूर्ण सवाल हैं जिनकी वजह से ये तस्वीरें चर्चा में। खैर, एक तरफ पश्चिम एशिया में ट्रंप ने बारूदी बैटल की टिक टिक शुरू कर दी है, तो वहीं दूसरी तरफ वो सोशल मीडिया पर एक अलग तरह का युद्ध लड़कर बड़े संकेत दे रहे हैं। और वो इस नई डिजिटल जंग के सबसे बड़े खिलाड़ी बनकर उभरे हैं। ट्रंप ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि वो सिर्फ बयान नहीं देते, वो डर का माहौल बनाते हैं, वो तस्वीरों से हमला करते हैं और अब एआई को हथियार बनाकर ईरान पर मनोवैज्ञानिक दबाव बना रहे हैं। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर 20 से ज्यादा तस्वीरें और वीडियो पोस्ट किए हैं। सोशल मीडिया पर वीडियो वाले बम और बारूद की बारिश करके ट्रंप ने नया एआई युद्ध शुरू कर दिया है। ट्रंप कहीं ईरानी बोट्स पर हमला कर रहे हैं, कहीं पूरे पश्चिम एशिया में अमेरिका का झंडा लहरा रहे हैं, तो कहीं अंतरिक्ष से मिसाइलों की निगरानी करते दिखाई दे रहे हैं। ये सिर्फ तस्वीरें नहीं है, ये डिजिटल धमकी है, ये साइकोलॉजिकल वॉरफेयर है। ये दुनिया को दिखाने की कोशिश है कि अमेरिका चाहे तो धरती से लेकर अंतरिक्ष तक हर मोर्चे पर ईरान को घेर सकता है। पूरी खबर फिक्र की इस रिपोर्ट में। पश्चिम एशिया में संकट के चलते आर्थिक भूकंप भी आया हुआ है, जिसके झटके इस वक्त पूरी दुनिया महसूस कर रही है। लेकिन ग्लोबल विलन सिर्फ एक ही है, डोनाल्ड ट्रंप, जो अपनी सनक और सपनों की वजह से दुनिया की इकोनॉमी को जलाकर राख कर रहा है। कैसे ट्रंप के फैसलों की कीमत पूरी दुनिया चुका रही है, इस पर हमने फिक्र की फाइल तैयार की है। ट्रंप की वजह से दुनिया भर के शेयर बाजार सिर के बल गिर गए। कच्चे तेल की कीमतों में फिर आग लग गई है। दुनिया मंदी की आशंका से डरी हुई है। महंगाई वाली कब कभी अभी से छूटने लगी है। रुपया नए पाताल लोक में पहुंच गया है। ट्रंप ने 20 जनवरी 2025 को राष्ट्रपति पद की शपथ ली और तब से अब तक अपने दूसरे कार्यकाल में उन्होंने ऐसे ऐसे फैसले लिए हैं जिनकी वजह से दुनिया की अर्थव्यवस्था का एक बड़ा हिस्सा राख बन चुका है। लेकिन वो अब भी अपनी धुन में मस्त हैं। IMF यानी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और प्रमुख आर्थिक संस्थानों की रिपोर्ट बताती है कि ट्रंप के दूसरे कार्यकाल के बाद उनके फैसलों की वजह से ग्लोबल जीडीपी को $500 अरब से $800 अरब तक का नुकसान हो चुका है और वैश्विक जीडीपी ग्रोथ में
0.4 से 0.8% तक की कटौती भी की गई है। और ये साहब चाहते थे नोबेल पीस प्राइज। इकोनॉमी और वर्ल्ड ग्रोथ को इन पीसेस करने के बाद, यानी ट्रंप जो खुद को अमेरिका के लिए आर्थिक मसीहा बता रहे थे, वो अब ऐसी अनियंत्रित मिसाइल बन गए हैं जो दुनिया की अर्थव्यवस्था को ध्वस्त कर रहे हैं। ट्रंप ईरान युद्ध में ऐसे फंसे हैं कि वो कभी सीज फायर का जाप करते हैं, कभी धमकियों की स्ट्राइक करते हैं। उनकी नई धमकी भी इसी का हिस्सा है, जिसमें उन्होंने कहा है कि सब्र का बांध टूट रहा है और युद्ध की घड़ी टिक टिक कर रही है। उनकी इस धमकी का असर ईरान पर तो नहीं हुआ, लेकिन कच्चे तेल की कीमतों में नया विस्फोट जरूर हुआ है। 18 मई को कच्चे तेल के दाम 110.72 डॉलर प्रति बैरल पहुंच गए, जो पिछले 2 हफ्ते का सबसे ऊंचा स्तर है। यही कच्चा तेल युद्ध शुरू होने से पहले 72.48 डॉलर प्रति बैरल था। यानी युद्ध के बाद से कच्चा तेल 52% महंगा हो चुका है। एक्सपर्ट्स के अनुसार अगर कीमत $100 के ऊपर बनी रही तो वैश्विक महंगाई का डर है। ट्रंप की धमकी के बाद ईरान ने भी ऐसी जुबानी मिसाइल चलाई है जिससे तेल में नई आग लग सकती है। होर्मुज़ स्ट्रेट तो पहले से बंद है, अब ईरान ने कच्चे तेल का दूसरा सबसे अहम रूट बाब अल मंदेब भी बंद करने की बात कही है। ईरान ने कहा है कि अगर यह बंद किया तो दुनिया में तेल का अकाल आएगा, क्योंकि बाब अल मंदेब का कोई विकल्प नहीं है। अपनी इस धमकी के साथ ईरान ने एक एआई वीडियो भी जारी किया है, जिसमें बताया गया है कि होर्मुज़ के बाद कैसे बाब अल मंदेब दुनिया के लिए एक लाइफलाइन जैसा है। ईरान के इस वीडियो से पैनिक बटन दब गया है। अगर बाब अल मंदेब रूट बंद हुआ तो दुनिया की करीब 30% तेल गैस सप्लाई ठप हो जाएगी। और आपको यह मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि इसके निकट ही अमेरिका का एक MQ-9 रीपर ड्रोन हूथी लड़ाकों ने मार गिराया है कल। इसके बाद बाब अल मंदेब की बात हो रही है। इसके बाद जहाजों को पूरे अफ्रीकी महाद्वीप का चक्कर लगाना पड़ेगा। बहुत लंबे रूट के बाद जहाज केप ऑफ गुड होप से जाएंगे। इससे तेल गैस की डिलीवरी का समय 15 से 20 दिन बढ़ जाएगा, जिसके बाद शिपिंग लागत भी बढ़ेगी और तेल गैस की भी कीमत बढ़ सकती है। ट्रंप की नीतियों के चलते एक चिंताजनक ऐलान भारत के लिए भी बज रहा है। यह ऐलान है रुपए का, जो आज अब तक के सबसे निचले स्तर पर पहुंच गया। आज एक अमेरिकी डॉलर के मुकाबले भारत का रुपया 96.20 पर आ गया है, जो अब तक के इतिहास का सबसे निचला स्तर है। रिपोर्ट्स के अनुसार 2026 में रुपए डॉलर के मुकाबले एशिया की सबसे खराब प्रदर्शन करने वाली करेंसी बन गया है। युद्ध शुरू होने के बाद से ही इसमें करीब 5.5% की गिरावट आई है। यही रुपया 1 जनवरी 2026 को डॉलर के मुकाबले 89.96 पर था। वैसे तो युद्ध इसके पीछे एक बड़ी वजह बताया जा रहा है। दूसरा बड़ा कारण डॉलर का लगातार मजबूत होना है, जबकि एक बड़ी वजह वो है विदेशी निवेशक भी जो भारत का बाजार छोड़कर भाग रहे हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार विदेशी निवेशकों ने मई में भारतीय शेयर बाजार से अब तक 27,000 करोड़ से ज्यादा रुपए निकाले हैं। 2026 के अब तक के 5 महीनों में ही विदेशी निवेशक कुल 2,20,000 करोड़ के शेयर्स बेच चुके हैं। मतलब 5 महीने में ही फॉरेन इन्वेस्टर्स ने पिछले साल के मुकाबले कहीं ज्यादा बिकवाली कर दी है। अब आपको विदेशी निवेशकों का की भागम भाग का पूरा कैलेंडर दिखाते हैं, जो भारत के लिए एक चिंता का विषय है। सबसे पहले जनवरी में निवेशकों ने शेयर बाजार में 35,962 करोड़ रुपए निकाले। इसके बाद फरवरी में ये ट्रेंड बदला और उन्होंने 22,615 करोड़ का निवेश किया, यानी भारत में शेयर्स की खरीदारी की। लेकिन फरवरी की राहत के बाद मार्च में विदेशी निवेशकों ने रिकॉर्ड 1,17,000 करोड़ के शेयर बेचे। ये सिलसिला अप्रैल में भी जारी रहा, जब बाजार से 60,847 करोड़ रुपए का नेट आउटफ्लो हुआ, यानी बिकवाली हुई। और अब मई में अब तक 27,048 करोड़ से ज्यादा की रकम निकाली जा चुकी है। क्योंकि डॉलर मजबूत हो रहा है, इसीलिए विदेशी निवेशक अपने ही देश में बिना किसी रिस्क के कमाई करना चाहते हैं, जहां उन्हें अच्छा रिटर्न भी मिल रहा है। रिपोर्ट्स ये भी बताती हैं कि ग्लोबल इन्वेस्टर्स अपना पैसा एआई फोकस मार्केट में शिफ्ट कर रहे हैं, जैसे कि साउथ कोरिया और ताइवान, जिनके एआई ड्रिवन इंडेक्सेस बहुत तेजी से बढ़े हैं, जबकि भारत में इसमें गिरावट दर्ज की गई है। जिस तरह से डॉलर का वैल्यू बढ़ता जा रहा है, रुपए की वैल्यू घटती जा रही है, नाकाबंदी, मंदी, महंगाई, ईएमआई, बैंक रेट्स, चारों तरफ दबाव बना हुआ है। तो ऐसे में शेयर मार्केट जो है रिएक्ट करता ही करता है, वो नेगेटिव ट्रेंड ही करता है। और डॉलर जैसे मजबूत होता है, डॉलर एसेट्स की वैल्यू मजबूत होती है, तो जो ऐसे माहौल में जो निवेशक होते हैं वो सुरक्षित बाजार की तरफ भागते हैं। उनको सबसे अधिक सुरक्षित इस समय डॉलर ही लग रहा है, क्योंकि पूरी दुनिया में ट्रेड जो डॉलर में होता है
तो वो इंडियन मार्केट से, साउथ ईस्ट एशिया मार्केट से अपने पैसे को निकालते हैं और डॉलर एसेट में इन्वेस्ट करते हैं। इसी कारण आप देखेंगे कि विदेशी निवेशक जो है काफी ज्यादा मात्रा में बिकवाली कर रहे हैं और शेयर मार्केट पे दबाव पड़ रहा है। युद्ध संकट के चलते सरकार ने चांदी का इंपोर्ट कुछ शर्तों के साथ बंद कर दिया है, जिस पर इंडिया बुलियन एंड जूलर्स एसोसिएशन का मानना है कि इससे नुकसान होगा। मुंबई के जवेरी बाजार में चांदी मार्केट से रिपोर्ट जरूर देखिए। केंद्र सरकार ने सोने की इंपोर्ट ड्यूटी 6% से 15% कर दी है और अब चांदी की बारी है। चांदी की जो इंपोर्ट है उसे लेकर काफी सख्ती यहाँ पर की जा रही है। इस समय हम मुंबई के जवेरी बाजार में मौजूद है। यहाँ पर रोजाना चांदी और सोने का यहाँ पर व्यापार होता है। देख सकते हैं कि ये चांदी के अलग अलग प्रकार यहाँ पर है। इसे क्या कहते हैं? टुकड़ा। हाँ, ये देखिए चांदी की नोट भी यहाँ पर दिखाई पड़ सकती है। सरकार ने चांदी इंपोर्ट जो है वो बंद कर दी है। अब 1 ग्राम भी चांदी इंपोर्ट होकर आएगी नहीं, जिससे करंट अकाउंट डेफिसिट घटेगा। कहीं ना कहीं जाके चांदी इंपोर्ट होती है, उसका पेमेंट हमको डॉलर में करना पड़ता है। आज डॉलर 97 रुपीज के पार चला गया है। ग्लोबल के बाद फिक्र की पॉलिटिकल फाइल खोलते हैं। बात बंगाल की, जो परिवर्तन के बाद हर दिन अपने नए फैसलों से सुर्खियों में है। बकरीद से पहले मुद्दे गर्म हो रहे हैं। मामला पशुओं के बर्थ सर्टिफिकेट से जुड़ा है। बीजेपी विधायक की इस डिमांड पर राजनीति तेज हो गई है। सरकार के फैसलों के खिलाफ भी बंगाल में काफी तनाव है। पहले पशुओं के जन्म प्रमाण पत्र वाला विवाद समझते हैं। मामला यह है कि पश्चिम बंगाल की बीजेपी सरकार ने 14 वर्ष से कम उम्र के भैंस, गाय और बैल जैसे पशुओं के वध पर रोक लगा दी। यानी अगर किसी पशु की आयु 14 वर्ष नहीं है तो उसे काटा नहीं जा सकता। इस फैसले का असर फील्ड पर तुरंत दिखा। संदेश खाली की बीजेपी विधायक रेखा पात्रा और उनके समर्थकों ने मवेशियों से भरी एक गाड़ी रोक ली। वो मवेशियों के जन्म प्रमाण पत्र मांगने लगी। उन्होंने गाड़ी में मौजूद पशुओं को नीचे उतरवाया। इस पर टीएमसी नेता कृणाल घोष ने सवाल पूछा है, क्या रेखा पात्रा किसी बीजेपी शासित राज्य से जारी गाय का जन्म प्रमाण पत्र दिखा सकती हैं? टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने कटाक्ष किया कि विधायक ने मवेशियों की उम्र साबित करने के लिए जन्म प्रमाण पत्र की मांग की। यह परिवर्तन है। আমাদের সরকার গরু আমাদেরকে একটা গাইডলাইন বেঁধে দেওয়া হয়েছে যে 14 বছরের নিচে কোনো গরুকে কাটা যাবে না এবং কেউ যদি নিয়ে যায় বেআইনি ভাবে তাকে সেই গাড়ি সেই মুহূর্তে ধরতে হবে এবং তাদের কাছে জন্ম সার্টিফিকেট দেখতে হবে, চেক করতে হবে, জন্ম সার্টিফিকেট চাইতে হবে। জন্ম সার্টিফিকেট দেখাতে পারে 14 বছরের নিচে যদি থাকে সেই গরু ইলিগাল থানা কেস হবে তাদের নামে। शुभेंदु सरकार ने खुले में पशुवध पर भी रोक लगा दी है। सरकार ने 1950 के बंगाल एनिमल स्लॉटर कंट्रोल एक्ट के तहत कुर्बानी केवल अधिकृत बूचड़खानों या तय स्थानों पर करने का आदेश दिया है। अब समस्या है कि कुछ दिनों के बाद बकरीद है। पशुपालकों का कहना है कि उन्होंने कुर्बानी के लिए मवेशी पालने में लाखों रुपए खर्च किए, कर्ज लिया, लेकिन सरकारी सख्ती के डर से अब खरीदार पीछे हट रहे हैं। हालांकि कोलकाता की नाखोदा मस्जिद के शाही इमाम मौलाना साफी ने मुस्लिम समुदाय से कानून का पालन करने की अपील की है। उन्होंने कहा है कि ईद की नमाज केवल मस्जिदों और निर्धारित ईदगाहों में पढ़ी जाए तथा कुर्बानी भी अधिकृत स्थानों पर ही की जाए। सरकार कह रही है कि कानून मानना होगा, सबके लिए बराबर है, तो विपक्ष का कहना है कि ऐसे फैसले बातचीत और सहमति से होने चाहिए। हालांकि सरकार के इन फैसलों से बंगाल में तनाव है और ये तनाव कल कोलकाता के पार्क सर्कस इलाके में दिखा, जहां इन फैसलों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हिंसक हो गया। प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच झड़प के दौरान पथराव हुआ, जिसमें कई पुलिसकर्मी घायल हो गए और गाड़ियों को नुकसान पहुंचा। पुलिस ने इलाके में फ्लैग मार्च किया है और कई लोगों को हिरासत में लिया है। प्रदर्शनकारी अतिक्रमण के खिलाफ बुलडोजर एक्शन से भी नाराज थे। पार्क सर्कस 7 पॉइंट क्रॉसिंग के पास बड़ी संख्या में लोग एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव के विरोध में जुटे थे। उन्होंने सड़क जाम करने की कोशिश की। पुलिस जब भीड़ को हटाने पहुंची तो पथराव भी किया गया। जो कानून है, हम लोग कानून को अमल करने को तैयार हैं।
सरकार से हमारी अपील है कि इसको इंतजाम कर दीजिए, पहले इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर दीजिए। देखिए, गाय का मसला है ना, उसके अलावा जो जानवर है, भैंस है, बैल है, ये सब जो जानवर है, तो इसके बारे में तो व्यवस्था होना चाहिए, इसके बारे में तो अलाउ होना चाहिए। गौ माता हमारे भगवान हम लोग मानते हैं, और स्पेशली वेस्ट बंगाल में ये बहुत स्ट्रिक्ट 1950 का आइन है। जो गाय स्लॉटर को लेकर जो नियम बंगाल में है 1950 का आइन, ये बहुत स्ट्रिक्ट आइन है। ये अलग बात है कि पिछला सरकार इसको इस्तेमाल नहीं किया है और वोट बैंक का राजनीति किए हैं, लेकिन जो आइन है उसको इम्प्लीमेंट करना है। चलता हुआ समाज में बहता हुआ नियम का अंदर ऐसा कोई तनाव पैदा किया जाने का कोशिश हो, ये सरकार को मान्यता नहीं देता है, शोभा नहीं देता है। इन विवादों के बीच शुभेंदु सरकार ने कैबिनेट बैठक में कई अहम फैसलों को मंजूरी दी है। 1 जून से सरकारी बसों में महिलाओं को मुफ्त यात्रा वो कर पाएंगी। 7वें वेतन आयोग के गठन को भी मंजूरी दी गई है, जल्द ही इसे लागू किया जाएगा। अगले महीने से धर्म आधारित सहायता योजना को बंद किया जाएगा। अन्नपूर्णा स्कीम को कैबिनेट ने मंजूरी दी है। बंगाल में बकरी ईद से पहले हंगामा मचा है तो उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने सड़क पर नमाज पढ़ने वालों को चेतावनी दी है। उन्होंने कहा है कि यूपी में सड़कों पर नमाज बिल्कुल नहीं होने दी जाएगी और जो ये बात संवाद से नहीं मानेंगे उनके खिलाफ दूसरे उपाय किए जाएंगे। लोग मुझसे पूछते हैं, साहब आपके यहाँ यूपी में क्या सड़कों पे सचमुच नमाज नहीं होती? मैं कहता हूं कतई नहीं होती है, आप जाके देख लो, नहीं होती है। अरे सड़कें चलने के लिए है या कोई भी व्यक्ति आकर के चौराहे पे आके तमाशा बना देगा? क्या अधिकार है उसको सड़क रोकने का? आवागमन बाधित करने का कौन सा अधिकार है? जहां उसका स्थल होगा वहां जाके करें। उन लोगों ने मुझसे कहा साहब कैसे होगा, हमारी संख्या ज्यादा है। हमने कहा शिफ्ट में कर लो, तुम्हारे घर में रहने की जगह नहीं है तो भाई संख्या नियंत्रित कर लो, और नहीं है सामर्थ्य क्यों बेकार आगे संख्या बढ़ाई जा रहे हैं। और ये चाहिए आपको कि अगर आपको सिस्टम के साथ रहना है तो याद करना, हम उन नियम और कानून को मानना शुरू करें। कानून का राज होगा, कानून के राज को सबको समान रूप से लागू करेंगे। नमाज पढ़नी आवश्यक है, आप शिफ्ट में पढ़िए, हम उसको रोकेंगे नहीं, लेकिन सड़क पर नहीं। सड़क चलने के लिए एक आम नागरिक, एक बीमार व्यक्ति के लिए, एक आम नागरिक के लिए, एक कामगार के लिए, एक कर्मचारी के लिए, एक सामान्य नागरिक के लिए, एक व्यापारी के लिए हम सड़क को बाधित नहीं करने देंगे। सरकार का नियम सार्वभौम है, सबके लिए समान रूप से लागू होता है। हमने सबको कहा, हमने कभी नहीं चलने देंगे, अराजकता नहीं सड़कों पे फैलने देंगे। प्यार से मानेंगे ठीक बात है, नहीं मानेंगे तो दूसरा तरीका अपनाएंगे। और अब एक बड़ा अपडेट सुप्रीम कोर्ट से, जहां हुए एक फैसले और एक सवाल ने जमानत देने या ना देने के मुद्दे पर फिर से बहस छेड़ दी है। खासकर यूएपीए जैसे कड़े कानून के तहत गिरफ्तार अभियुक्तों के लिए यह बड़ी राहत हो सकती है। इस ऑर्डर के दौरान न केवल उमर खालिद और शर्जील इमाम का जिक्र आया, बल्कि सुप्रीम कोर्ट अपने ही एक पुराने फैसले से नाराज दिखा। यहां तक कि आतंकवाद विरोधी कानून यूएपीए के सख्त प्रावधानों पर मौलिक अधिकारों के जरिए कड़ी टिप्पणी की गई है। जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस उज्जवल भुइयां की पीठ में जम्मू कश्मीर के सैयद इफ्तिखार अंद्राबी का मामला था, जो नार्को टेरर केस में 5 साल से जेल में है। सुप्रीम कोर्ट ने इफ्तिखार अंद्राबी को बेल देते हुए कहा, यूएपीए के मामलों में भी जमानत देने का नियम होना चाहिए। सर्वोच्च अदालत ने फिर दोहराया, बेल नियम है, जेल अपवाद है। यहां तक कि यूएपीए के मामलों में भी यह नियम लागू होता है। बेंच ने कहा, यूएपीए की धारा 43D5 अनिश्चितकालीन कारावास को उचित नहीं ठहरा सकती और इसे संविधान के आर्टिकल 21 और 22 के तहत ही लागू होना चाहिए। यूएपीए की धारा 43D5 अभियुक्त को जमानत देने पर सख्त प्रतिबंध लगाती है। इस धारा के मुताबिक यदि न्यायालय केस डायरी या चार्जशीट की समीक्षा के बाद यह मानता है कि अभियुक्त पर लगाए गए आरोप पहली नजर में सही हैं,
तो उसे जमानत देने से इनकार करना होगा, जबकि संविधान का आर्टिकल 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार की गारंटी देता है। वहीं आर्टिकल 22 मनमानी, गिरफ्तारी और हिरासत से सुरक्षा प्रदान करता है। पीठ के मुताबिक देश भर में यूएपीए के तहत कन्विक्शन रेट यानी कि दोष सिद्धि 2019 से 2023 के बीच 1.5% से 4% के बीच ही रही है, जबकि जम्मू कश्मीर में यह आंकड़ा 1% से भी कम है। इस हिसाब से देश भर में अभियुक्त के छूटने की संभावना 96 से 98% तक है, जबकि जम्मू कश्मीर के मामले में यही आंकड़ा 99% माना जा सकता है। इसी दौरान यूएपीए के तहत जमानत को लेकर 2021 में के नजीब मामले में हुए ऐतिहासिक फैसले की भी चर्चा हुई। इस केस में 3 जजों की पीठ ने कहा था कि अगर ट्रायल में लंबे समय तक देरी होती है या मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो यूएपीए के मामलों में भी जमानत दी जा सकती है। आज उसी केस का हवाला देते हुए कोर्ट ने कहा है कि उमर खालिद की जमानत याचिका खारिज करते समय उस फैसले पर ध्यान नहीं दिया गया। कोर्ट ने कहा कि जब कोई बड़ी बेंच फैसला सुना देती है तो छोटी बेंच को उसे मानना ही पड़ेगा। आजकल ऐसा देखा जा रहा है कि छोटी बेंच सीधे मना तो नहीं करती, लेकिन घुमा फिरा कर बड़े फैसले के असर को कमजोर कर देती है। इसी साल 4 जनवरी को 2 जजों की बेंच ने दिल्ली दंगा मामले में उमर खालिद और शर्जिल इमाम की जमानत याचिका खारिज कर दी थी। फैसले पर पुनर्विचार करने से भी मना करते हुए कोर्ट ने यह भी कहा था कि दोनों अभियुक्त 1 साल तक जमानत याचिका भी दाखिल नहीं कर सकते। उमर खालिद, शर्जिल इमाम, गुलफिशा फातिमा, मीरान हैदर, शिफा उर रहमान, सलीम खान और शादाब अहमद दिल्ली दंगों के आरोप में 5 साल 3 महीने से तिहाड़ जेल में बंद है। खैर, अब एक बड़ी इंटरेस्टिंग खबर है, जरा ध्यान से देखिएगा आप, क्योंकि बात पाकिस्तान की है। जिस पाकिस्तान ने कभी अपनी पहचान सिर्फ धार्मिक कट्टरता से जोड़ दी थी, वहां बड़ी एक दिलचस्प सिचुएशन हुई है। लाहौर को पाकिस्तान का दिल कहा जाता है। दशकों तक इसी शहर की पहचान बदलने की कोशिश हुई, इतिहास मिटाया गया, हिंदू और सिख विरासत पर नए नामों से पर्दा डाला गया, पुराने नामों को मजहबी रंग में रंग दिया गया। लेकिन अब लाहौर में जगहों के वो हिंदू नाम वापस रखे जा रहे हैं जो कभी मिटा दिए गए थे। सवाल यही है, क्या सच में हिंदू नाम वाला दिखावा कर पाकिस्तानी निजाम बड़ा छलावा कर रहा है? दरअसल पाकिस्तान के लाहौर में 9 जगहों के नाम बदले गए हैं। वो मूल नाम रखे गए हैं जो वर्षों पहले लाहौर में इन जगहों की पहचान हुआ करते थे। लाहौर में सुन्नत नगर का नाम बदलकर संत नगर कर दिया गया है। इस्लामपुरा अब कृष्ण नगर कहलाएगा। मौलाना जफर चौक का नाम लक्ष्मी चौक रखा गया है। बाबरी मस्जिद चौक को अब जैन मंदिर चौक कहा जाएगा। मुस्तफाबाद का नाम बदलकर धर्मपुरा कर दिया गया है। इसके अलावा सर आगा खान चौक को डेविस रोड कहा जाएगा। अल्लामा इकबाल रोड का नाम जेल रोड रखा गया है। फातिमा जिन्ना रोड को क्वींस रोड कहा जाएगा, तो वहीं बाग जिन्ना अब लॉरेंस रोड कहलाएगा। लाहौर की 9 जगहों के नए नामों के बोर्ड लग गए हैं। जिस मुल्क ने अपनी पहचान दूसरे मजहबों के विरोध पर खड़ी की थी, आज वही अपनी सड़कों पर हिंदू और जैन विरासत के नाम लिख रहा है। दिलचस्प यह है कि इस बदलाव के पीछे न कोई सड़क पर उतरा, न कोई फतवा आया और ना ही कोई हिंसक विरोध हुआ। बताया जा रहा है कि इस पहल के पीछे पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के मुख्यमंत्री मरियम नवाज हैं। मरियम ने मार्च में एक बैठक बुलाई थी। इस दौरान लाहौर के एक खास प्रोजेक्ट को लेकर चर्चा हुई, जिसका नाम लाहौर हेरिटेज एरिया रिवाइवल हेरिटेज एरिया रिवाइवल है। इस दौरान यह फैसला लिया गया कि लाहौर को उसकी पुरानी विरासत लौटाई जाएगी। इसके पीछे नवाज शरीफ ने यूरोप से सीख लेते हुए मरियम को सलाह दी थी कि उन्हें लाहौर के पुराने इतिहास को सहेजने की जरूरत है। खास बात यह भी है कि इस बदलाव के खिलाफ वहां कोई कट्टरपंथी मोर्चा भी नहीं खोल पाया। मरियम नवाज अब लाहौर के ऐतिहासिक 8 दरवाजों के जीर्णोद्धार की बात कर रही हैं। दिल्ली गेट, भाटी गेट, लाहौरी गेट, ये लाहौर के वो दरवाजे हैं जो इस बात के गवाह हैं कि लाहौर सभ्यताओं का संगम था। हालांकि सिर्फ नाम बदलने से कुछ नहीं होगा। हिंदू और सिख अल्पसंख्यकों के साथ होने वाला बुरा व्यवहार भी बदलना होगा। उनके साथ हुए पाप का प्रायश्चित करना होगा। खैर, वैसे पाकिस्तान भले ही खुद को कितना बदलने की कोशिश क्यों ना करे, लेकिन उसका नाम हमेशा ही आतंकवाद और आतंकियों से जोड़ा जाएगा। ऐसा ही एक पाकिस्तानी आतंकी सरहद पार करते हुए भारत में खून बहाने आया था, लेकिन उसका जिहाद हेयर ट्रांसप्लांट में बदल गया।
ये कोई फिल्म की स्क्रिप्ट नहीं है, बल्कि पाकिस्तान के आतंक मॉडल की असली पोल है। एनआईए की पूछताछ में इस आतंकी ने कबूल किया है कि पाकिस्तान में उसे कश्मीर की जो तस्वीर दिखाई गई थी, जमीन पर आकर सब उल्टा निकला। कश्मीर पहुंचते ही उसका भ्रम टूटने लगा, वहां यह आतंकी अपना मकसद भूल गया और तुरंत हेयर ट्रांसप्लांट करा लिया। इस आतंकी का नाम है मोहम्मद उस्मान जट उर्फ चीनी, जिसे कई लोग चाइनीज भी कहकर बुलाते हैं। पेशा पाकिस्तान का प्रशिक्षित आतंकी है। संगठन लश्कर तैयबा है। मिशन भारत में स्लीपर सेल तैयार करना था, लेकिन इसका सपना घने और घुंघरारे बालों का था। जांच एजेंसियों के मुताबिक आतंकी उस्मान कई वर्षों से गंभीर हेयर लॉस की समस्या से जूझ रहा था। वो हेयर ट्रांसप्लांट कराना चाहता था, लेकिन उसे लगता था कि ये सुविधाएं सिर्फ पश्चिमी देशों में ऊंचे दामों पर मिलती हैं। जब कश्मीर में कम दाम में उसे ये सुविधा मिल गई तो उसने फौरन ट्रांसप्लांट करा लिया। इसके बाद वो फर्जी आधार और पैन बनवाकर भारत से भागने की योजना बना रहा था, लेकिन तभी पकड़ा भी गया। जम्मू कश्मीर में आतंकी नेटवर्क और स्लीपर सेल तैयार करने के इरादे से भारत में घुसपैठ कर आए प्रतिबंधित आतंकी संगठन लश्कर तैयबा के एक पाकिस्तानी आतंकी से पूछताछ में कई चौंकाने वाले खुलासे सामने हुए हैं। सबसे हैरान करने वाली बात यह सामने आई है कि आतंकी गतिविधियों के बीच उसने श्रीनगर में हेयर ट्रांसप्लांट भी करवाया। अधिकारियों के मुताबिक मोहम्मद उस्मान जट उर्फ चीनी उर्फ खुबैब, जो पाकिस्तान के लाहौर का रहने वाला बताया जा रहा है, उत्तरी कश्मीर के रास्ते भारत में दाखिल हुआ था। उसे जम्मू कश्मीर में आतंकी हमलों को अंजाम देने और घाटी के बाहर स्लीपर सेल नेटवर्क खड़ा करने की जिम्मेदारी दी गई थी। इसके लिए तो कहावत उल्टी हो गई, बाल बाल फंस गए। खैर, वैसे कुछ भी हो सकता है, लेकिन पाकिस्तान का नाम आतंक और आतंकियों से अलग नहीं हो सकता। भारत में हर मिनट में एक सड़क हादसा होता है और हर 3 मिनट में एक व्यक्ति की जान चली जाती है, और इसकी सबसे बड़ी वजह होती है खराब सड़क और सड़कों की खराब डिजाइनिंग। हालांकि एक और वजह होती है, वो है लोगों की केयरलेसनेस। लेकिन अभी हम सड़कों की बात करते हैं। सरकार अब इस खराब सड़क का अल्ट्रासाउंड करके उसे ठीक कराने का दावा कर रही है। अब तक आपने चिकित्सा विज्ञान में अल्ट्रासाउंड मशीन के बारे में सुना होगा, लेकिन अब सड़कों की भी अल्ट्रासाउंड जांच होगी। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी NHAI ने इसके लिए खास हाईटेक डिवाइस तैयार किया है, जिसका नाम है NSV यानी नेटवर्क सर्वे व्हीकल। NSV सड़कों की टूट फूट, दरार, गड्ढे और गुणवत्ता का ऑनलाइन डेटा जुटाएगा। यह सिस्टम 1 मिलीमीटर तक की दरार भी रिकॉर्ड कर सकता है, जहां मैनुअल सर्वे में 8 लोग मिलकर एक दिन में 80 किलोमीटर सड़क जांचते हैं, वहीं NSV एक दिन में 300 किलोमीटर तक सर्वे कर सकता है। यह तकनीक दुनिया के कई देशों में इस्तेमाल हो रही है और अब भारत में भी इसे लागू किया जा रहा है। इसके बारे में कुछ बेसिक बातें समझना बहुत जरूरी है। इसमें AI वाले HD कैमरे होंगे। ये कैमरे 3D डेटा कैप्चर करेंगे और इसमें DGPS यानी डिफरेंशियल ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम होगा। यह GPS से भी एडवांस होता है और GPS में 5 से 15 मीटर की दूरी वाली जो गलतियां होती हैं वो भी दूर कर देता है, ताकि सही जानकारी मिले। इस सिस्टम से सड़क किनारे लगे साइन बोर्ड, लाइट और नालियों तक का डेटा भी तैयार किया जा सकेगा। हमने आपके लिए जानकारियों से भरपूर एक रील भी तैयार की है। इसे देखिए और समझिए कि NSV यानी नेटवर्क सर्वे व्हीकल सड़क पर किस तरह काम करेगा और एक दिन में कितनी लंबी सड़क को स्कैन कर लेगा। नेटवर्क सर्वे सिस्टम बेसिकली एक ऐप बेस्ड टेक्नोलॉजी है, जिसमें एक हाई रेजोल्यूशन कैमरा को व्हीकल के ऊपर माउंट किया जाता है और उसके थ्रू जो रोड सरफेस होती है, रोड कंडीशन होती है, उसकी प्रोफाइलिंग की जाती है। जो प्रोफाइलिंग की जाती है उसमें 1 मिलीमीटर का क्रैक भी उसमें रिकॉर्ड होता है, पॉट होल्स उसमें रिकॉर्डिंग होती हैं, अनइवन सरफेस जो रोड का है वो उसमें रिकॉर्ड होगा, और इवन लेन मार्किंग अगर कहीं पर फेडेड है या नहीं है तो वो भी उसमें रिकॉर्ड होगा। हमारा एक रेडार करके सिस्टम है, वो जब रोड पे घूमती है तो रोड की क्वालिटी कौन सी है, कहाँ गड्ढे है, कहाँ अतिक्रमण है, सब प्रकार की इंफॉर्मेशन आती है। और मैं रोज अभी हमारे सब स्टेट के रिपोर्ट लेता हूँ। ये सिस्टम मुझे डिटेल बताती है, कोई झूठ नहीं बोल सकता, कोई मैनिपुलेट नहीं कर सकता। इस टेक्नोलॉजी के थ्रू, बिकॉज ये व्हीकल पर माउंटेड है और लेजर प्रोफाइलिंग करता है, तो ये एक दिन में ऑलमोस्ट 300 किलोमीटर्स, लगभग 5 गुनी ज्यादा इसमें कर लेता है।